हेलो एवरीवन। हाँ जी, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि विद इन 1 मंथ आपको हम हमारी पूरी बीकॉम पार्ट फर्स्ट सेकेंड ईयर फाइनल ईयर सबका हम यहाँ पर प्रॉपर आपको रिवीजन देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम सारी इंपॉर्टेंट गाइडेंस देंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपका सबसे पहला सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि बीकॉम पार्ट फर्स्ट का है। बिजनेस इकोनॉमिक्स से शुरुआत करेंगे हम, और आपके बिल्कुल एक रिशेड्यूल बना के रखा हुआ है मैंने, कि आपको बताया था मैंने जैसे लास्ट क्लास में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट क्या है सी। तो हर एक बुक का आपको पार्ट वाइज क्लासेस अपलोड की जाएगी। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, ए। देखो बताओ, आपको पार्ट ए का मतलब क्या बताया था। पार्ट ए में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो 2 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 मार्क्स में जो छोटे छोटे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनकी आज मैंने टोटल 25 टॉपिक्स निकाले हैं टोटल। जो 25 टॉपिक्स आपके पूरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन को पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखो, सबसे पहले पार्ट ए का पहला क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है देखो, देश की जो छोटी छोटी इकाइयां होती है, आर्थिक क्रिया, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, छोटी छोटी इकाइयां होती है, उसको क्या कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। देश में जो व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत इकाइयों का जो अध्ययन किया जाता है, यानी जो इंडिविजुअल यूनिट से उसकी स्टडी की जाती है, उसको क्या कहोगे आप लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिंपल सा होता है कि आप इंडिविजुअल किसी की क्या देखोगे, डिमांड। इंडिविजुअल किसी की क्या देखोगे, सप्लाई। इंडिविजुअल किसी का क्या देखोगे आप लोग, मार्केट। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में उनकी छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को आम भाषा में बिल्कुल क्या बोलता है, समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे माइक्रो को छोटा बोला जाता है, तो मैक्रो को क्या बोला जाता है, वेरी लार्ज। क्या बोला जाता है, वेरी लार्ज। तो यहां पर देश की जो बड़ी बड़ी इकाइयां हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे यहां पर समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय, ऐसे। तो ये क्या कहलाता है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देश की अर्थव्यवस्था में सारी जो बड़ी बड़ी इकाइयां हैं उनका अध्ययन कहाँ किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो 2 इकोनॉमिक्स पढ़ी हमने। पहला बताओ, फर्स्ट क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड क्या है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि देश की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन कहाँ करते हो आप, माइक्रो में करते हो, और देश की बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन कहाँ करते हो आप लोग, मैक्रो में करते हो। चलो देखो, तीसरा पॉइंट हमारे लिए क्या है यहाँ पर, यूटिलिटी। क्या है, यूटिलिटी का मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भाई पावर ऐसी कौन सी चीज में वो पावर है जो मेरे सेटिस्फेक्शन को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। मेरा यहाँ सेटिस्फेक्शन क्या है कि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, तो ऑफ कोर्स ये पावर किस में है, मेरा मार्कर में। और ये मार्कर के साथ साथ ये किस में है, इंक में। तो मार्कर और इंक ये है मेरे लिए यूटिलिटी। मतलब इनके अंदर इतनी यूटिलिटी है कि मेरे यहाँ पर सेटिस्फेक्शन को क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। बहुत आसान सी बात है यहाँ पर कि किसी वस्तु या सेवा में, यानी गुड्स एंड सर्विस में उसकी जैसे आवश्यकता को पूरा करने के लिए, किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसकी शक्ति या क्षमता को ही क्या कहते हो आप लोग, यूटिलिटी कहते हो, ठीक है। यूटिलिटी की सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी वस्तु या सेवा के लिए भाई किसी वस्तु या सेवा में आपके लिए उसके लिए क्या अहमियत है, वो आपके लिए क्या कहलाता है, यूटिलिटी कहलाता है, ठीक है। तो यूटिलिटी का बहुत बेसिक सा मीनिंग होता है कि यहाँ पर कि ऐसी गुड्स एंड सर्विस या वस्तु या सेवा जिसमें आवश्यकता को पूरा करने की, ठीक है, आवश्यकता को यानी जो जरूरत है, नीड को पूरा करने की शक्ति या क्षमता होती है, ठीक है, पावर या फिर कैपेसिटी होती है, उसी को क्या कहा जाता है, यूटिलिटी कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। यूटिलिटी के बाद अगला टॉपिक कौन सा है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, लेकिन उसके पहले मैंने एक कोई पॉइंट लिख रखा होगा यहाँ पर, ये रहा। उसके पहले हमने यहाँ को एक पॉइंट लिख रखा है, द लॉ ऑफ डिमांड।
द लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, सुनना यहाँ पर, इसको पहले टिक कर देते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि जब एक कंज्यूमर, यहाँ पर एज अ लाइक किसकी नजर से देखना है आपको, कंज्यूमर की नजर से देखना है, यानी उपभोक्ता। जब हम यहाँ पर एक वस्तु की, जैसे अगर किसी वस्तु की यानी किसी गुड्स की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो बताओ एक कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होता है उसके ऊपर, बताओ। अगर किसी गुड्स की प्राइस कम हो जाएगी तो बताओ क्या हो जाएगा, और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ना। जो चीज 10 रुपए में मिलती थी आज 8 रुपए में मिल रही है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर उसी गुड्स की प्राइस 10 रुपए से कितने रुपए हो जाए, 12 रुपए हो जाए, तो ऑफकोर्स उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को क्या कहा जाता है, द लॉ ऑफ डिमांड। भाई द लॉ ऑफ डिमांड कैसे, सिंपल सा मैंने यहाँ लिखा प्राइस क्वांटिटी। यहाँ पर जैसे अगर किसी गुड्स की प्राइस, सिंपल सी बात है कि 10 रुपये थी तो डिमांड करता था मैं 20 यूनिट्स की, लेकिन 10 रुपये से अगर कम हो गई, कितने रुपए हो गई, 8 हो गई, तो ऑफकोर्स इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर 10 रुपये से इसकी प्राइस कितने रुपए हो गई, 12, तो ऑफकोर्स इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, द लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग का नियम। क्या कहा जाता है इसी को, मांग का नियम, यानी द लॉ ऑफ डिमांड। चलो देखो अब यहां पर ये क्या होता है सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सिंपल सा एक होता है, जैसे मांग का नियम मैंने देखा यहाँ पर कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत अगर बढ़ जाती है तो मांग क्या हो जाती है, कम, और अगर मांग कम हो जाती है तो क्या बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है। क्लियर है क्या, कीमत कम हो जाती है तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बिल्कुल बेसिक सा यहाँ फोकस करना है। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होता, मांग की लोच सेम नियम है, बस यहां पर आपका जो चेंजेस है वो किस में हुआ, लाइक डाटा में हुआ, ठीक है। लेकिन यहां जो चेंजेस होता है वो किस में होता है, परसेंटेज में होता है। किस में होता है, परसेंटेज में। कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत में आनुपातिक क्या प्रतिशत परिवर्तन होता हूं। मैंने क्या बोला, किसी वस्तु या सेवा की में, गुड्स एंड सर्विस में आनुपातिक क्या प्रतिशत परिवर्तन, मतलब प्रोपोर्शनल चेंज होता हो, तो उसके फलस्वरूप एज अ रिजल्ट फिर क्या होता है, उसकी मांग मात्रा में भी क्या हो जाता है, अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में भी उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में भी क्या हो जाता है, उसकी प्रोपोर्शनेट चेंज हो जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बताओ मांग की लोच का मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु या सेवा में की कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है अपना, मार्केट। मार्केट क्या होता है, जहां कंज्यूमर मतलब बायर से गुड्स परचेज करता है। बिल्कुल भाई, ऐसा प्लेस जहां पर बायर और सेलर एक ही जगह खड़े हो उसको ही क्या कहा जाएगा, मार्केट कहा जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि सर ये वाला मार्केट है, ये मार्केट है, ये, अरे वो मार्केट का नाम होने से थोड़ी ना मार्केट है। अगर किसी एक प्लेस पर भले ही थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए सही, जैसे मेले लगते हैं, फेयर लगते हैं, एक दिन के लिए अगर वहां बायर और सेलर दोनों खड़े हैं तो वो क्या कहलाता है, मार्केट कहलाता है। तो ऐसा स्थान जहां पर विक्रेता और क्रेता यानी बेचने वाला और खरीदने वाला एक ही जगह खड़े हो तो उस प्लेस को क्या कहा जाता है, मार्केट कहा जाता है। ठीक है, अब मार्केट के कुछ टाइप्स है, कुछ टाइप्स में सबसे पहले देखना मोनोपोलिस्टिक मार्केट। कौन सा मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अब मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है कि एक ही ऐसा मार्केट होता है जिसमें आपकी क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। मतलब जो बायर, नंबर ऑफ बायर और सेलर है वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। समझ आ गई बात, मोर देन होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब जैसे इसमें इस मार्केट में क्या होता है कि प्राइस फिक्स नहीं होती। देखो दो तीन बातें मैं बता देता हूँ जो लिखनी होती है कि क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, अधिक, ज्यादा होती है। मतलब बायर और सेलर की जो नंबर है क्या होते हैं, मोर होते हैं। दूसरा, इनकी प्राइस फिक्स नहीं होती। इनकी प्राइस क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती, कि किसी वस्तु या सेवा की या जो कीमत है वो कभी भी फिक्स नहीं होती। जैसे इनमें एग्जांपल आता है कपड़ों की दुकान है, कपड़ों की दुकानों में कभी प्राइस फिक्स रही क्या, और कपड़ों की दुकानों को मतलब खरीदने वाले भी बहुत है और बेचने वाले भी क्या है, समझ आ गई हो। देखो खरीदने वाले भी बहुत है और बेचने वाले भी बहुत है। तो ये दो तीन बातें आप लिख सकते हो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो क्या बोला कि क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और हाँ,
मोनोपोलिस्टिक में। और दूसरा कि यहाँ पर प्राइस कभी भी फिक्स नहीं रहती, कीमत कभी भी स्थिर नहीं रहती। समझ आ गया बात, कि जितनी क्वांटिटी लोगे उसके हिसाब से आपको क्या लगाया जाएगा, अमाउंट लगाए, प्राइस लगाया जाएगा। अगला है ओलिगोपोली मार्केट। इसके थोड़ा सा क्या होता है, नीचे ही होता है। यहां पर नंबर ऑफ बायर एंड सेलर जो है वो बहुत क्या होते हैं, कम। मतलब खरीदने वाले भी कम है और बेचने वाले भी क्या है, कम है। और यहां पर आपकी प्राइस बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या रहती है, फिक्स रहती है। लॉन्ग टाइम तक क्या रहती है, लंबा चेंज होती है, लेकिन लंबे समय तक, लंबे समय के बाद चेंज होती है। देखो दो पॉइंट आपको लिखने बेसिक। ओलिगोपोली मार्केट में क्या बताया, यहाँ क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, लेकिन यहां पर कीमत क्या रहती है, लंबे समय तक फिक्स रहती है, स्थिर रहती है। अब ओलिगोपोली मार्केट में, अल्पाधिकार बाजार में, यहां पर सर कौन कौन से बिजनेस आते हैं, यहां जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अरे किसका काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो क्या है आपका ओलिगोपोली मार्केट। अरे समझ आ गई आपको बात। ओलिगोपोली मार्केट में क्या बोला, जो कंस्ट्रक्शन का काम, लोहा सीमेंट, बताओ कितने लोग कितने होते हैं आपको, कभी बहुत कम जानते हो कि सर ये लोहा सीमेंट कहाँ मिलते हैं। और जरूरत किसको पड़ती है, कभी कभार किसी जिसका घर बनाया जाता है उसी को जरूरत पड़ती है, बाकी आए दिन खरीदते होगे आप ये लोग। लेकिन कपड़े तो हम क्या खरीदते हैं, आए दिन खरीदते हैं। चलो अब इसी का एक मार्केट का एक पार्ट है जो यहाँ पढ़ते हैं, ये रहा आपका एक और, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कौन सा कंपटीशन मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इन दोनों मार्केट से क्या होता है, ऊंचा होता है। दोनों ही मार्केट से क्या होता है, ऊंचा होता है। यहां पर नंबर ऑफ वायर्स वेरी लार्ज, यहां लार्ज थे बहुत ज्यादा, ये ज्यादा थे, अधिक थे, लेकिन यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा है। समझ आएगा। और यहां प्राइस ऑलवेज फिक्स रहती है, चाहे 1 यूनिट खरीदो तो भी उतने रुपए लगेंगे, 2 यूनिट खरीदो तो भी क्या लगेंगे, उतने रुपए लगेंगे। वही कहलाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्यों सर, जनरल स्टोर्स की यहां पर बात आई थी, किराने की दुकानें होती ना जहां पर साबुन, बिस्किट, शैम्पू, क्लियर है, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है। तो बताओ क्या वो डेली रूटीन में यूज है या नहीं है, डेली रूटीन में यूज है। हर रोज खरीदने वाले खड़े होते हैं दुकान पे जाकर, समझ आएगा। हर रोज बेचने वाला दुकान पे क्या करता है, ग्राहकी करता है। समझ आ गई बात। तो ये कहलाता है आपके लिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है यहाँ पर, बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है क्या, हाँ। और प्राइस हमेशा फिक्स रहती है, प्राइस हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। चलो अब उसके साथ साथ ये एक अकेला मार्केट होता है। ये क्या होता है, अकेला मार्केट। देखो सबसे पहले सीक्वेंस से चलते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स बहुत क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यहाँ नंबर ऑफ बायर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, लेकिन इससे कम होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, ये तो होते ही क्या है, कम होते हैं। ठीक है। अब अगला कौन सा मार्केट है, मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट क्या होता है, ऐसा एक बिजनेस जिसमें बेचने वाला क्या है, एक ही है। मोनोपोली उसके अकेले, एक अधिकार, एक का अधिकार, सिर्फ और सिर्फ सेलर एक ही है पूरे कंट्री में, लेकिन उसके बायर्स क्या है, बहुत सारे। सेलर मतलब बेचने वाला क्या है उस प्रोडक्ट को या सर्विस को, एक ही है, लेकिन उसको खरीदने वाले क्या है, बहुत सारे। बताओ कौन है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें दुनिया, हिंदुस्तान में वो अकेला ही बेच सकता है, वो अकेला ही बेच सकता है और कोई नहीं बेच सकता, परमिशन नहीं देते। एसेट्स क्या ऐसे कंपनी होगी ना, कम ही है वैसे, बना सकते हैं खुद ही, मतलब खुद नहीं बिजनेस ओपन कर सकता वो। चलो डोंट वेस्ट टाइम, सीधा सीधा रेलवे स्टेशन। कोई रेलवे स्टेशन ओपन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। सर बस स्टैंड इसमें नहीं आएगा, प्राइवेट बसें चलती है। क्या प्राइवेट रेलवे स्टेशन देखा कि मेरे घर के बाहर से रेल जा रही है, ऐसा कभी नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। बात समझ में आ गई। तो इसके ये मोनोपोली के एग्जांपल है कि मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि विक्रेता क्या होता है, सेलर क्या होता है एक, और बायर यानी क्रेता क्या होते हैं बहुत सारे। समझ आ गई बात। और यहां पर भी प्राइस क्या रहती है बेटा, फिक्स रहती है लॉन्ग टाइम तक। क्या रहती है बेटा, प्राइस लॉन्ग टाइम तक। और हालांकि ये बार बार क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, क्योंकि बिकॉज इसका किसी से कंपटीशन ही नहीं है। अरे कंपटीशन कैसे है बताओ, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ से लेकर अजमेर तक छोड़ेंगे तो 40 रुपये टिकट है, तो दूसरा रेल वाला बोलेगा मैं 30 ही लूंगा।
बात समझ में आई? तो यहां किसी का कंपटीशन है क्या? तो प्राइस का कंट्रोल किसके पास है? मोनोपोली मार्केट के पास है। चलो देखो आगे। हाँ, अगला पॉइंट यूटिलिटी। यूटिलिटी वर्ड पढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाता हूं, उस पॉइंट का नाम है मार्जिनल। मार्जिनल वर्ड आपको एवरी कंसेप्ट में मिलेगा। मार्जिनल का मतलब है चाहे मार्जिनल यूटिलिटी ले लो, चाहे मार्जिनल प्रोडक्शन ले लो, चाहे मार्जिनल कॉस्ट ले लो, चाहे मार्जिनल रेवेन्यू ले लो। समझ आ गई बात आपको? इन सभी के आगे एक क्या वर्ड लग जाता है? मार्जिनल लग जाता है। तो मार्जिनल की डेफिनेशन में आपको ऑल ओवर में एक ही बता देता हूं कि किसी भी वस्तु या सेवा में एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन करने पर बाय एन एडिशनल यूनिट्स चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आप कोई एक एडिशनल यूनिट यानी कोई अतिरिक्त इकाई क्या करते हो? बढ़ाते हो। क्या करते हो? बढ़ाते हो। तो उससे आपके टोटल पे क्या हो जाता? टोटल पे फर्क पड़ जाता है। कुल में क्या पड़ जाता है? फर्क पड़ जाता है। आपकी टोटल चेंज हो जाती है या ना कुल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। एग्जांपल देखना आप। अब डेफिनेशन सुनना कि किसी वस्तु या सेवा की में एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन होने पर, एक एडिशनल यूनिट का चेंज होने पर उसकी कुल उपयोगिता में परिवर्तन हो जाता है। उसकी कुल उपयोगिता में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा उसको? सीमांत उपयोगिता। बोल देना। चलो देखो, उसी को ही क्या कहा जाएगा? सीमांत उपयोगिता। देखो क्या बोला कि सीमांत वर्ड का मतलब एक ही हर जगह लग जाएगा कि किसी एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन करने पर उसके जो कुल में परिवर्तन हो जाता है उसको क्या कहते हो आप लोग? सीमांत उपयोगिता या ना मार्जिनल यूटिलिटी। चलो अगला देखो क्या है? टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है? यानी कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता का मतलब बिल्कुल सिंपल सा होता है कि किसी वस्तु या सेवा कि निश्चित इकाइयों का उपयोग करने पर, क्या बोला मैंने? किसी वस्तु या सेवा की निश्चित इकाई यानी सर्टेन यूनिट्स, निश्चित इकाइयों का उपयोग करने से प्राप्त समस्त संतुष्टि के योग को क्या कहोगे आप लोग? कुल उपयोगिता कहोगे। क्या बोला मैंने? किसी वस्तु या सेवा की निश्चित इकाइयों का उपयोग करने, निश्चित इकाई बोला, खाना खाने बैठोगे तो आप पेट भर के ही उठोगे ना, तो आपके दिमाग में माइंड सेट क्या रहता है कि सर 4 रोटी खाता हूं मैं। तो कितनी रोटी खाता हूं? पहले से ही माइंड में क्लियर है 4 रोटी खाते हैं। तो 4 रोटी खाने से तो निश्चित इकाई हो गई और उससे प्राप्त समस्त संतुष्टि का योग। पहली रोटी से संतुष्टि मिली, दूसरी से मिली, तीसरी से मिली और फिर क्या मिली? चौथी से। फिर पेट भर गया, उसको क्या कहा जाएगा? कुल उपयोगिता। यानी किसी वस्तु या सेवा की निश्चित इकाइयों का उपयोग करने से प्राप्त समस्त संतुष्टि के योग को क्या कहोगे आप लोग? कुल उपयोगिता कहोगे। अगला टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ क्या है? सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहां पर मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। इसका मतलब इन शॉर्ट इसको बोला जाता है MRS, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है कि किसी वस्तु या सेवा की X इकाई में, किसमें? X मतलब कोई भी एक गुड्स है अपने पास, अगर किसी एक गुड्स की प्राइस, सॉरी एक गुड्स की क्वांटिटी आप क्या करोगे? बढ़ाओगे, तो बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? जो दूसरी गुड्स से Y है उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बहुत आसान सा एग्जांपल देते हैं। अगर आपके सामने जैसे एप्पल और बनाना रखे हुए, क्या रखे हुए? 4 एप्पल और 4 क्या रखे हुए? बनाना। मैंने आपको एक सिंपल सी बात करी कि मुझे एप्पल खाने की ज्यादा इच्छा हो रही है, तो एप्पल क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। तो फिर अगर मुझे मेरा पेट इक्वल मतलब बराबर भरना, संतुष्टि का स्तर क्या होना चाहिए? मेरा इक्वल होना चाहिए। तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? चीज कम करनी पड़ेगी। अगर एप्पल बढ़ाऊंगा तो फिर एप्पल बनाना क्या करना पड़ेंगे? कम। उसी को क्या कहा जाता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि किसी x वस्तु की इकाई में वृद्धि करने पर बदले में y वस्तु की इकाई को छोड़ना पड़ता है, उसी को क्या कहा जाता है? MRS। बेटा क्लियर है क्या आपको ये चीज? MRS का मतलब क्या बताया मैंने आपको कि किसी वस्तु या सेवा की x इकाई में क्या करोगे? वृद्धि, तो बदले में y वस्तु की इकाई क्या करोगे? कमी। तो वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। समझ आ गई बात आपको कि अगर एक वस्तु की इकाई में बढ़ाना है तो ऑफ कोर्स आपको अगर अपना ये संतुष्टि का स्तर अच्छा रखना है, बराबर रखना है, नहीं तो फिर 4 एप्पल है, 4 बनाना है, अगर एक बढ़ा दिया और ये भी 4 है तो पेट क्या हो जाएगा? ओवरलोड हो जाएगा। समझ आ गई बात आपको? चलो अगला पॉइंट है नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम बहुत सिंपल सी बात होती है कि देश के नागरिकों द्वारा कुल अर्जित आय राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या? बिल्कुल। क्या बोला मैंने आपको कि देश के नागरिकों द्वारा कुल अर्जित आय का योग क्या कहलाएगा आपके लिए? नेशनल इनकम कहलाएगा। अगला, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। गोसेन का प्रथम नियम का मतलब ये होता है, इसको ये बोला जाता है कि भाई सीधा सीधा अगर आप किसी वस्तु या सेवा की इकाइयों को बढ़ाते हो, जैसे अगर 1 एप्पल खाया, 2 एप्पल खाए, 3 एप्पल खाए, 4 एप्पल खाए, 5 एप्पल खाए, तो बताओ इससे प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी है ना, उपयोगिता, वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्यों भाई? जब हम खाना खाने बैठते हैं ना तो स्टार्टिंग में क्या होता है बताओ? जब हम खाना खाने बैठते हैं तब स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम तो स्टार्टिंग में तो बहुत भूख लगती है, लेकिन जैसे जैसे रोटी खाते जाते हैं वैसे वैसे अहमियत क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जैसे जैसे वस्तु या सेवा की इकाइयों में वृद्धि होगी वैसे वैसे हर अगली इकाई से प्राप्त उपयोगिता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। उसी को क्या कहोगे आप लोग? फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। क्लियर है क्या? और यहाँ पर ये मार्जिनल यूटिलिटी भी होता है आपका, समझ आ गई बात को? मार्जिनल यूटिलिटी या डिमिनिशिंग यूटिलिटी बोल सकते हो, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। चलो अगला, 2 गुड्स है अपने पास, एक है सब्स्टिट्यूशन गुड्स और एक कौन सी गुड्स है? सप्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या होती है? स्थानापन्न वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिसका उपयोग आप एक स्थान मतलब एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु के लिए कर सकते हो। जैसे आपका एक बहुत हिंदुस्तान के पास एक भी तो एग्जांपल है, चाय और कॉफी। क्या होता है बेटा कि अगर चाय नहीं है तो किसका काम चल जाएगा? कॉफी का काम चल जाएगा। कि किसी वस्तु या सेवा में अगर आप क्या करोगे कि एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हो, स्थानापन्न कर सकते हो, समझ आ गया बस? तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो उसी को क्या कहा जाएगा आपका? सब्स्टिट्यूशन गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का आप उपयोग कर सकते हो, उसका क्या कहा जाएगा? सब्स्टिट्यूशन गुड्स। कॉपी में अगर पेन नहीं है तो किससे काम चल जाएगा? पेंसिल से काम चल जाएगा। क्लियर देखिए आपको? तो वो क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन गुड्स। चलो अगली है सप्लीमेंट्री गुड्स। कौन सी गुड्स है यहाँ पर? अब सप्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? पूरक लागत। ये ऐसी गुड्स होती है जिनका प्रयोग आप एक साथ कर सकते हो। अगर अलग अलग किया तो दोनों बेकार है। एग्जाम्पल मेरे हाथ में ही है आपके, चलो देखो ये रहा एग्जाम्पल। अगर मेरे पास अभी परसेंट में अगर इंक नहीं है ना तो ये मार्कर पूरा बेकार है, और अगर इंक है मार्कर नहीं है तो इंक क्या है पूरी। अगर दोनों साथ है तो यूज है, अगर नहीं है तो फिर अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों वेस्ट है। जैसे कार और पेट्रोल हो गया, बाइक और पेट्रोल हो गया। पेट्रोल अगर होता ही नहीं तो कार और वो बाइक बनती नहीं, और कार बाइक बन गई लेकिन अगर पेट्रोल नहीं है तो वो पूरा क्या है? डब्बा है। अरे क्लियर है क्या आपको? चलो तो आपको क्या बोला मैंने आपको? सप्लीमेंट्री गुड्स में क्या बताया? पूरक लागत। क्या बताया बेटा? पूरक लागत नहीं, इसको गुड्स कर दो। सप्लीमेंट्री गुड्स तो पूरक वस्तुएं होता है ना, सप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, जिन ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री गुड्स। चलो अगला देखो, इन डिफरेंस कर्व, जो कि किसका पार्ट है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। अब इन डिफरेंस कर्व क्या होता है कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। सपोज 5 प्लेट रखी हुई है। कितनी प्लेट्स रखी हुई है? 5। पांचों प्लेट्स में एप्पल बनाना रखे हुए, लेकिन सबकी क्वांटिटी क्या है? अलग अलग। किसी में एप्पल ज़्यादा है, किसी में बनाना अलग ज़्यादा है, किसी में एप्पल कम है तो किसी में बनाना क्या है? कम है। तो ऐसी क्वांटिटी सेट करके रखी है। तो हमने हमारे पास पेट बनने के ऑप्शन कितने हैं, और इसमें ऐसी तरीके से क्वांटिटी यूज करके रखी हुई है कि मैं कोई भी प्लेट उठाऊंगा मेरा पेट क्या हो जाएगा? भर जाएगा। उसी को क्या कहा जाता है? आपका इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मतलब है कि किसी भाई ऐसे विभिन्न विकल्पों या संयोगों का बिंदु पथ, वापस सुनना, ऐसे विभिन्न विकल्पों या संयोगों का बिंदु पथ, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शन के क्लासिफाई ऑप्शन होते हैं जिनसे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि होती हो, जिससे कंज्यूमर को एक इक्वल सेटिस्फेक्शन होता हो, उसी को क्या कहा जाता है? इंडिफरेंस कर्व। भाई जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती हो उसी को क्या कहोगे आप लोग? इंडिफरेंस कर्व कहोगे। चलो आगे देखो, कंज्यूमर्स सरप्लस क्या होता है? ये
कंज्यूमर्स सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत। अब देखो बहुत आसान से एग्जांपल देते हैं। अगर आपके जेब में 500 रुपए, कितने रुपए, और आप सोच के गए कि मुझे एक टी शर्ट लेनी है, वो 500 रुपए तक टी शर्ट मेरे पास आ जाएगी, लेकिन जब आप मार्केट में गए तो आपको वो टी शर्ट 400 में मिल गई। कितने में मिल गई? तो 100 रुपए क्या हो गए आपके, बच गए ना। तो कब बचे? जब आप कंज्यूमर थे। कब बचे? जब आप क्या थे? कंज्यूमर थे। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? कंज्यूमर्स सरप्लस, यानी उपभोक्ता की बचत। यानी कि हम पे करने के लिए जो तैयार थे, वास्तव में भुगतान करने के लिए जो क्या थे? तैयार थे, बट वास्तव में जो भुगतान किया, उन दोनों का अंतर क्या कहलाता है आपका? उपभोक्ता की बचत कहलाता है। कि एक्चुअल में पे करने के लिए रेडी कितना था भाई? विलिंग टू पे, मेरी इच्छा कितने रुपए की थी पे करने की? 500 की, लेकिन वास्तव में भुगतान कितने का किया? 400 का। तो वो 100 रुपए मेरे लिए क्या है? कंज्यूमर्स सरप्लस। वो 100 रुपए मेरे लिए क्या है बेटा? कंज्यूमर्स सरप्लस। चलो अगला देखो। अगला 18 पॉइंट क्या है आपके लिए? कॉस्ट। क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु या सेवा को बनाने के लिए जो भी उसके ऊपर खर्च किया जाता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन। क्लियर है क्या? कि प्रोडक्शन करते समय, उत्पादन करते समय किसी वस्तु या सेवा का आप निर्माण करते हो, तो निर्माण करने पे जो भी पैसा खर्च किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? लागत कहा जाता है। समझ आ गई बात आपको? लागत की मैंने कोस्ट की एक आपको बता देते, कोस्ट के पूरे चैप्टर की एक क्लास बना के रखी हुई है मैंने, ठीक है। सबसे लास्ट में सबसे पहली क्लास आपको ये मिलेगी मेरे चैनल पे, देख लीजिएगा यहाँ पर जाके वो। लेकिन लागत का मतलब किसी वस्तु या सेवा को बनाने के लिए उसके ऊपर जो भी पैसा खर्च किया जाता है वो क्या कहलाता है? लागत कहलाता है। अगला 20 नंबर पॉइंट है। अब देखना है यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो बेसिक कभी भूल। रेंट क्या होता है? किराया। किसका? बिल्डिंग का, समझ आ गई बात, या जमीन का, लैंड का। लेकिन सर अगर हम ऐसी भाषा लिख के आते हैं ना तो इस साल एग्जाम में वो मार्क्स पूरे नहीं देता। रेंट का मतलब, इंटरेस्ट का मतलब, कैपिटल का मतलब पता है अपन को। रेंट का मतलब किराया, और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज। जो कैपिटल होता है उसके ऊपर क्या लगता है? इंटरेस्ट। कैपिटल क्या होती है? इन्वेस्टमेंट अमाउंट भाई, इंट्रोड्यूस बाय ऑनर भाई, जो उस व्यवसाय का, उस व्यवसाय का जो मालिक है वो क्या करता है? जो भी पैसा लगाता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। लेकिन इन तीनों के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आपको एक लाइन इनके साथ जोड़नी है कि इनको देश की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। क्या बोला मैंने आपको? इन्हें सबसे पहले लाइन क्या लिखोगे? जैसे किराया लिखा आपने, लगान, किराया, राइट। तो इसको देश की राष्ट्रीय आय में पहले क्या किया जाता है? सम्मिलित, और फिर इसकी क्या लिखोगे? परिभाषा। समझ आ गई बात आपको? तो रेंट की परिभाषा क्या होती है बताओ भाई? किसी भवन को व्यवसाय के लिए किराए पे देना। समझ आ गई? जो राशि प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? किराया कहते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? किसी को उधार आपने क्या दिए? पैसे दिए, उसके ऊपर आपको क्या प्राप्त हो रहा है? ब्याज प्राप्त हो रहा है। कैपिटल क्या होता है? जो भी पैसा लगाता है व्यवसाय में वो क्या कहलाता है? कैपिटल। इसके इन तीनों के पहले एक लाइन क्या जोड़नी है आपको? इन्हें देश की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। क्लियर है कि नेशनल इनकम में क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। इन इंक्लूड्स इन नेशनल इनकम। क्लियर है? चलो अगला देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? पहले तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? साधन कहते हैं ना इसको हिंदी में। क्या कहते हैं? साधन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा क्या साधन है? मार्कर। जिस वस्तु या सेवा से आपका काम हो जावे वो साधन है। क्या बोला मैंने आपको? जिस वस्तु या सेवा से जो आपका क्या हो जावे? काम हो जावे, वो आपके लिए क्या कहलाता है? साधन। तो वैसे ये फैक्टर किसका है? प्रोडक्शन का। तो बताओ, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है। तो साधन के कुछ नाम लिखता हूं, जैसे देखो यहां पर भूमि यानी लैंड, पूंजी यानी कैपिटल, श्रम यानी क्या आ जाएगा? लेबर, टेक्निकल ये संगठन आ जाएगा तो इसको टेक्निकल टीम बोल देंगे, और साहस यानी ऑनर, एंटरप्रेन्योर। ठीक है,
ये 5 ऐसे साधन होते हैं जिससे मिलकर क्या बनता है, उत्पत्ति, प्रोडक्ट बनता है। कि किसी भी उत्पत्ति का साधन का मतलब परिभाषा सुन लो आप तो सीधी सीधी, कि किसी वस्तु या सेवा को बनाने के लिए जिन कारकों यानी जिन साधनों की आवश्यकता होती है उसको क्या कहा जाता है, उत्पत्ति के साधन। समझ आ गई? देखो क्या बोला मैंने आपको, किसी वस्तु या सेवा को बनाने के लिए जिन साधनों या कारकों की जरूरत पड़ती है उसको क्या कहा जाता है, उत्पत्ति के साधन कहा जाता है। चलो पॉइंट नंबर 23, तो रिटर्न क्या है, रिटर्न्स टू स्केल। अब रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, बहुत सिंपल सी परिभाषा होती है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बनाओगे तो एक बात बताओ उसमें आप ये 5 साधन लोगे। क्या लोगे, ये 5 साधन। तो 5 साधन में आप क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। 5 साधन में आप क्या कर सकते हो, परिवर्तन। जैसे अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, 1 महीने में उसको पूरा करना है, 500 टन का प्रोडक्शन का क्या ऑर्डर आ गया, तो बताओ वो क्या करेगा, कंपनी का मालिक क्या करेगा, एक्स्ट्रा थोड़ा सा जमीन का पार्ट एक्स्ट्रा और रेंट पे लेगा, एक्स्ट्रा क्या लगा देगा, पैसा लगा देगा, लेबर लग जाएगी, एक्स्ट्रा टेक्निकल टीम लग जाएगी। समझ आ गई बात? और वो अकेला खुद भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई बात? या फिर मैनेजमेंट स्टाफ और लगा देगा। तो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अगर बहुत बड़ा ऑर्डर आता है तो उसके उत्पत्ति के साधन जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। क्या होते हैं सारे, जैसे ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो वो वेरिएबल वो क्या कहलाता है, आपका पैमाने के प्रतिफल यानी रिटर्न्स टू स्केल। चलो अब अगला पॉइंट कौन सा है, 24। क्या लिख रखा है यहाँ पर, रेवेन्यू। रेवेन्यू को आम भाषा में अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, सेल्स। क्या कहा जाता है? और आजकल तो कंपनी के अंदर सेल्स वर्ड यूज ही नहीं करते हम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज करते हैं। तो रेवेन्यू को हिंदी में क्या कहा जाता है, आगम। ठीक है, अब आगम या संप्राप्ति भी कह सकते हो। तो इसकी आम भाषा होती है कि जैसे सुबह से लेकर शाम तक अगर दुकान में वो जितने भी पैसे बांटता है, कलेक्ट करता है, सेल करता है, जितना भी वो कलेक्ट करके गले में जब गिनने बैठता है ना, तो वो क्या कहलाता है आपके लिए, रेवेन्यू। रेवेन्यू वो होता है जिसमें एक्सपेंसेस निकाल दिए अपन ने, नहीं, वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू तो वो होता है कि टोटल सेल, कि किसी वस्तु या सेवा को, किसी वस्तु या सेवा की जो बिक्री इकाइयाँ हैं, बिक्री इकाइयों को बेचने से जो प्राप्त राशि होती है उसको क्या कहा जाता है, रेवेन्यू कहा जाता है। कि किसी वस्तु या सेवा को बेच लोगे आप और बेचने से जो भी आपको मिलेगी, जैसे 10 रुपये का पेन बेचा तो वो 10 रुपये आपके लिए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। 8 रुपये उसकी कॉस्ट उठाओगे तो 2 रुपये उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये बात है। लास्ट पॉइंट नंबर कौन सा है अपना, 25। ये कभी भी आपको जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी पूछ लेता है तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख देता हूं, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लोगे तो आपका ये काम हो जाएगा। ये डेप्रिसिएशन है, ये चलो ये आपके 25 पॉइंट का जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो आपकी बनाएंगे पार्ट बी की, जिसमें 11 to 15 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप सभी इस 25 क्वेश्चन को पढ़िएगा। और ये 25 क्वेश्चंस की आपकी जो डेफिनेशन है विद बोथ मीडियम्स, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपकी लिंक ओपन नहीं होती तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करो, मेरे वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आपको PDF शेयर कर दूंगा मैं आपको। ओके, थैंक यू।